नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट की, लोन सेटलमेंट की NBFC कंपनी से या फिर लोन सेटलमेंट की प्राइवेट बैंक ऐप से या किसी से भी। दोस्तों आप लोग का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि NPA से पहले सेटलमेंट कैसे कराएं। सेटलमेंट बैंक नहीं करती हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सेटलमेंट का नाम सुनकर बैंक भड़क जाती हैं और लोग कहते हैं कि सर हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा है। हमने बैंक से बहुत दफ़ा बात की, सेटलमेंट नहीं हो रहा है। सेटलमेंट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई निकल करके सामने आ रही हैं। हर एक दिन एक नई समस्या आ रही है सेटलमेंट को लेकर के। दोस्तों देखिए, सेटलमेंट होता है, सबका होता है। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं जिनका मैंने सेटलमेंट कराया है और लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन सेटलमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका लोन सेटल नहीं हो रहा है। देखिए क्या है कि आपकी एक EMI बाउंस होती है और बैंक के कॉल्स आने लगते हैं, बैंक के रिकवरी कॉल्स आने लगते हैं, रिमाइंडर कॉल्स आने लगते हैं। आपको एक दिन में तकरीबन 30 से 40 कॉल्स आने लगते हैं। अब आप इनके कॉल से इतना परेशान हो जाते हैं कि आप उनके फ़ोन को उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि समस्या ही ऐसी है। अगर एक व्यक्ति कॉल करे, दो व्यक्ति कॉल करे तो आदमी बात करके अपनी बात समझा सकता है। अगर दिन में 40-50 कॉल्स आएंगे और सेम चीज़ 50 लोगों को बताई जाएगी शुरू से लेकर के, और उसमें आपका डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा। आप काम नहीं कर पाएंगे, काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे अपना घर चलाएंगे और साथ ही साथ कैसे आप लोन भरेंगे। तो आप जब फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं तो उनके दिमाग में उलूल जुलूल चीज़ें चलने लगती हैं, फिर वो आपके दरवाजे पे आते हैं। तो सेटलमेंट आपके मन में आ जाता है कि चलिए अब तो पैसा नहीं है हमारे पास, जॉब चली गई है, बिजनेस बंद हो गया है, अब ये हमको परेशान कर रहे हैं तो हमको सेटलमेंट ही करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि परेशान होकर उसी रिकवरी एजेंटों से आप बात करने लगते हैं कि सर हमें सेटलमेंट करना है, हमें लोन नहीं भर पा रहे हैं, हमारी ये समस्या है। लेकिन बैंक क्या कहती है कि आप अपनी एक EMI भर दीजिए, आपका सेटलमेंट नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी एक EMI बाउंस हुई है और आपने उसको पे कर दिया उनके कहने पे, और वो फिर नेक्स्ट मंथ में आपका अकाउंट रेगुलर हो गया, तो इस तरीके से आपका अकाउंट NPA नहीं होता है। तो जब अकाउंट NPA नहीं होता है तो वो सेटलमेंट नहीं होता है। तो सेटलमेंट करवाने के लिए NPA का होना ज़रूरी है। NPA 90 डेज़ में होता है, लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि NPA कब होता है, इसकी नोटिस कब आती है, ये बैंक आपको कभी नहीं बताता है। 90 डेज़ तो होता है, लेकिन उस 90 डेज़ को कैसे काउंट करेंगे जब ऑलरेडी बैंक आपसे एक EMI भरवा ले रहा है और फिर नेक्स्ट मंथ आप EMI बाउंस करते हैं तो फिर वही प्रक्रिया होती है उनकी। तो जब तक अकाउंट NPA नहीं होगा तब तक आपका सेटलमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही गलतियां कर देते हैं कि उस रिकवरी एजेंट से या फिर कोई बैंक का अधिकारी आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसी से सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आप सभी को यही बताया है कि सेटलमेंट करने के लिए बैंक का लोकल मैनेजर यानी कि लोकल ब्रांच कभी भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि अगर आप उससे बात करते हैं सेटलमेंट की तो वो आपसे बात नहीं करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डिटेल में चीज़ें समझेंगे तभी आपका सेटलमेंट हो पाएगा। आप कहाँ गलती कर रहे हैं इस चीज़ को समझाने वाला कोई नहीं है। आपसे गलतियाँ कहाँ होती हैं कि सेटलमेंट क्यों नहीं होता है। हम बात करते हैं तो लोगों का सेटलमेंट हो जाता है, आप बात करते हैं तो आपका सेटलमेंट नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले सेटलमेंट कराने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आप उस क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला इसमें यह है कि अकाउंट आपका NPA होना चाहिए।
एनपीए 90 डेज की ईएमआई डिफॉल्ट होनी चाहिए, लगातार 3 महीने की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट होनी चाहिए। आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट अगर बैक डेट में हुई है तो भी वो एनपीए माना जाएगा। और जब आपको पता है कि आपकी ईएमआई पिछले 6 महीने से नहीं जा रही है तो आप अपने पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। जिस डेट से आपके ईएमआई पे पेनल्टी लगना शुरू हो रहा है, मान के चलिए आपकी हर महीने की ईएमआई 5,000 जाती है और आने वाले समय में या फिर बैक डेट से ही तीसरे या चौथे महीने से आपकी ईएमआई 6,000, 6,500 या 7,000 जा रही है, जो भी है आप उसको देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि आपके अकाउंट पे पेनल्टी लग रहा है। 500 रुपया पर डे लग रहा है या 200 रुपया पर डे लग रहा है। हर बैंक का अलग अलग पेनल्टी का सिस्टम होता है, तो समझ जाइएगा कि अकाउंट आपका एनपीए है। तो फिट बैठने के लिए सबसे पहले क्या है, अकाउंट एनपीए होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास वास्तव में समस्या है। वास्तव में मतलब कि घर में किसी को प्रॉब्लम है, किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल इश्यूज़ है, या फिर आपकी नौकरी छूट गई है तो आपकी सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट है, और अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है तो रेजिग्नेशन लेटर, या अगर बिजनेस है, बिजनेस बंद हो गया है, जीएसटी आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं, आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 6-7 महीने का या 1 साल का आपका जो भी बैलेंस शीट है उसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड ले करके आप बैंक के हेड ऑफिस को मेल करेंगे। देखिए, हेड ऑफिस को मेल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो डिसीजन लेने का पावर होता है, मैं बार बार कहता हूं कि आपको वहीं बात करना है। रिकवरी एजेंटों से कभी बात मत करिएगा, ये आपके कभी काम नहीं आएंगे। ये आपसे पैसा ले लेंगे, भाग जाएंगे, आप इनको ढूंढते रह जाएंगे, ये मिलने वाले नहीं हैं। तो आपको रीजनल ऑफिस में एक मेल करना है, बाय पोस्ट भी करना है, अपनी सारी समस्याओं को भेज देना है। यकीन मानिए आपको 2 से 3 दिन के अंदर में रिवर्ट मेल भी आएगा, फ़ोन भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी आपको वो संपर्क करेंगे और आपको सेटलमेंट अमाउंट भी वो बता देंगे। फिर आपको गलती नहीं करनी है कि आप अपनी तरफ से कोई लोन ऑफ़र कर दे, आप अपनी तरफ से कोई अमाउंट ऑफ़र कर दे कि हमारा सेटलमेंट इतने में होना चाहिए। 5 लाख का लोन है तो आप कहते हैं हम 2 ही लाख देंगे। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, बैंक को जो बताना है वो करना है। अगर बैंक ज़्यादा बताता है तो आपको बार्गेन करना है। तो ये क्राइटेरिया है आपको सेटलमेंट के लिए। अपना सेटलमेंट कराना है तो इसी क्राइटेरिया को फॉलो करिए, यही जेन्युइन रीज़न है। बाकी सब तो हवा हवाई है, आप ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़िए। और एक बात कान खोल करके आप सभी लोग विनम्र भाव से कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में मत पड़िए। एक बार आप इनके चक्कर में पड़ गए तो फिर आपको ये चूस लेंगे, आपको ये ख़त्म कर देंगे, आप और भी फाइनेंशियल वीक हो जाएंगे। तो सेटलमेंट एजेंसी से कभी भी कांटेक्ट मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।